लड़के रोते नहीं हैं, ये बहुत सुना है हमने। राइट? लड़के रोते नहीं हैं, लड़की कैन ओवर यूज हर इमोशंस, बॉयज आर supposed to suppress their emotions more. That is one of the biggest reasons men have coronary failures, they have strokes, they have ulcers. आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है लोगों के रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो। तो ये रिलेशनशिप के कलेश का मूल प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? So उसका एक ही सॉल्यूशन है। कहीं पे सुना है कि अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो 300% मोर चांसेस है आपको कैंसर होने का। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाने से ज़्यादा नींद इम्पोर्टेंट है। मोदी जी कहते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ। देखो ये फैक्ट है क्या? देखो, मैं उसमें एक्चुअली नहीं घुसना चाहती हूँ, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं सब कुछ तो कार्बाइड्स है, सब कुछ के अंदर तो सब कुछ मिला हुआ है, तो यू कांट हेल्प दैट। अब सब तो अपने घर में सब्जियां नहीं उगा सकते। स्पेशली आप देखो, ज़्यादातर आदमियों को क्यों हार्ट अटैक आता है, आदमियों को क्यों स्ट्रोक्स आते हैं, अल्सर्स होते ज़्यादातर। 70% टाइम्स इट इज़ योर मेंटल हेल्थ दैट इज डिस्ट्रॉइंग यू। मेरे को तो डर लग रहा है देखो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैम, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं हम लोग। आजकल लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, जैसे हम लोग आजकल डिवोर्सेस देख रहे हैं, वैसे मैं ये चीज़ें भी देख रहा हूँ कि ना लड़का शादी करना चाहता है ना लड़कियाँ शादी करना चाहती हैं। दिस इज द ग्रेवेस्ट ऑफ द टॉपिक फॉर द डिवोर्स। हर रिलेशनशिप्स में, हर चीज़ में अगर एक्सेप्टेंस हो जाए तो आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आपके अंदर है ना वो बहुत सारी लड़ाइयाँ मर जाती है, आपका कंपटीशन मर जाता है। ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी रिलेशनशिप। एनी रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप को लेके ना आप कुछ अच्छे पॉइंट्स मेरे ऑडियंस के लिए कह दो। सो उसके लिए तो एक ही चीज़ है, I am Dr. Ritu and I have been living throughout my life in a very small town. But yes, here I am in front of the camera, which is little overwhelming. But yes, the whole thing dedicates to my mentor, Dr. Bipin Kakkad. He was the hand behind me. He's still, it seems like he's still with me. So with each and every case, I just, take the cases the way he used to take cases. So here I am with you guys. वेलकम मैम। आजकल लोगों का ना लाइफस्टाइल पूरा ख़राब हो चुका है, लोगों का मेंटल हेल्थ, लोगों का फिजिकल हेल्थ, हर वे में वो लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं। एक है ना कि भाग दौड़ करे जा रहे हैं, बट किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वो पता ही नहीं है, जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा शायद। मिलता है, लेकिन जैसे ही मिलता है हमारा ग्रीड बढ़ जाता है कि अब ये ऑलवेज देयर इज़ अ स्टेप, यू आर गोइंग वन स्टेप, मेरे को वो दूसरे सीढ़ी तक पहुंचना है, दूसरी सीढ़ी पहुंचते तो वो चौथी दिख जाती है, चौथी पर। सो इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। द ग्रीड बोलो उसको, या चाहत बोलो, या डिज़ायर्स बोलो, इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। बट येस, इट 99% टाइम्स इट स्टार्ट्स विथ योर मेंटल सप्रेशन। और क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचपन में, चाइल्डहुड में, इन योर मदर्स वूम, यू हैव बीन पाइलिंग अप द इमोशंस सिंस योर मदर्स वूम। सो आई ऑलवेज से कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है ना कि प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा खुश रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ही यही है, द मोर शी इज़ हैप्पी, शी इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी, फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी बेबी, बिकॉज वट एवर इमोशंस शी इज़ experiencing, she is transferring into that unborn baby, right? तो हमारे इमोशंस तो वहीं से पाइल अप होना चालू हो गए। फिर बचपन में और इमोशंस कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऋषि, यू एंड योर सिस्टर, फॉर एग्जाम्पल यू बोथ आर ट्विन्स और यू बोथ हैव अ वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन योर एज। सो इफ़ योर सिस्टर फॉल्स, एवरीबडी इज कडलिंग हर, अरे बच्ची गिर गई, कोई बात नहीं। वी आर लेटिंग हर यूज़ हर इमोशंस, ओवर यूज़। ऋषि गिर जाता है तो बोलते हैं अरे बड़े बच्चे हो, लड़के को रोते थोड़ी ना है, बड़े बच्चे रोते थोड़ी ना है, तुम तो बड़े बच्चे हो, लड़के हो। द डिफरेंस इज हियर। सो ऋषि इज़ नॉट सपोज टू ओवर यूज़ हिज इमोशंस। तो अगर उसको पेन है, दर्द हुआ है, यू हैव टू सप्रेस। लड़के रोते नहीं हैं, ये बहुत सुना है हमने, राइट? लड़के रोते नहीं हैं, लड़की कैन ओवर यूज़ हर इमोशंस। तो आपने अपने इमोशंस, अपना एंगर, उस वक्त एंगर नहीं था, हर्ट थी, दर्द था, वो दबा लिया क्योंकि आपने ये बोला कि लड़के तो रोते नहीं हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आई गिव यू, घर में आए दादा दादी, नाना नानी आते हैं, लड़कियां हक कर लेती हैं, वो लड़कियों को हक करते करते हैं। बॉयज़ का क्या होता है? शेक हैंड्स, तमीज़ से, छूना नहीं है, यू नो। सो you are, boys are supposed to suppress their emotions more.
that is one of the biggest reasons men have coronary failures, they have strokes, they have ulcers, because they have suppressed their emotions since childhood. आदमी रोते नहीं हैं. अब तो ठीक है, अल्फा मेल है या जो भी मेल कहते हो तुम लोग इस दुनिया में, अब तो रोते हैं. बट पहले के आदमी इतने बड़े हो कि तुम रो रहे हो, लड़के रोते नहीं हैं. सो लड़के नहीं रोते तो इमोशंस तो होते हैं ना, बट वो सप्रेस किए गए हैं. और शायद यही एक रीज़न होता है कि हम लोग अपने इमोशंस को सामने रख ही नहीं पाते हैं. आता ही नहीं है. नहीं मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत इमोशंस आता है, बट मैं उसको कंट्रोल करता हूँ. ठीक तो है, वो मैं कंट्रोल सामने करना कन्वे सीख नहीं गए हो. करता हूँ उसको. हाँ, क्योंकि आपने कंट्रोल करना सीख लिया है बचपन से. चाहे मम्मी पापा से सीखा हो कि लड़के रोते नहीं हैं, और अगर बहन ने डांट दिया तो कोई बात नहीं, बड़ी बहन है. सो बेसिकली आई मीन टू से कि लड़कियां कैन ओवर यूज देयर इमोशंस, लड़के सप्रेस देयर इमोशंस. बट देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड हु हैजंट सप्रेस देयर इमोशंस अराउंड देयर लाइफ. देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को सामने रख देते हो तो कई बार आप हल्का फील करते हो. अभी थोड़ा टाइम पहले हमारी बात हो रही थी, तो मैम ने यही चीज़ अपने बेटे के एग्जाम्पल में बताया था कि वो किसी एक पेन में था. ठीक है, और मैम ने उसको बोला कि चलो ठीक है, पेन का कॉन्सिक्वेंसेस चाहे जो भी हो, ठीक है ना, मैं देख लूँगी. ठीक है, तो वो बच्चे को वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस आ रहा है. इस ये है ना कि वो बच्चा जब मैम से शेयर किया ना, तो अब वो लाइट फील कर रहा है. लेकिन तब तक जब तक उसने ये कन्वे नहीं किया था मैम को या अपने प्रिंसिपल को, तब तक वो एक पेन में था. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट वॉइस आवर सप्रेशंस out of embarrassment, out of being judged by others, out of the shame, because we have molded into such a situation to get set with the social structure. Emotions तो हम सब में ही हैं, but suppressed within, and they have become a part of our subconsciousness. और ये हमने डील कर लिया है कि हाँ है मेरे अंदर ये सारे इमोशंस है, बट एक सबकॉन्शियस लेवल पे बैठ गए हैं वो अंदर. बट दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, बिकॉज जो अंदर बॉयल तो हो ही रहा है ना, दे आर बॉइलिंग इट इनसाइड एंड नाउ दे आर डिस्ट्रॉइंग योर माइंड एंड योर बॉडी. धीरे धीरे वो निकलते हैं. स्पेशली आप देखो, ज़्यादातर आदमियों को क्यों हार्ट अटैक आता है, आदमियों को कोई क्यों स्ट्रोक्स आते हैं, अल्सर्स होते हैं ज़्यादातर, because of the suppressed emotion. One of the reason. I do not advocate that mental health is 100% the reason for physical illness. No, there are other physical manifestations हैं, जैसे जेनेटिक डिस्पोजिशंस है, टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट है, योर पुअर न्यूट्रिशन है, योर लाइफ स्टाइल है, वो भी सब होते हैं फैक्टर्स. बट मेंटल हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है वेयर योर बिटरनेस, योर एंगर, योर जेलसी, योर हेट्रेड टूवर्ड्स अदर्स, योर स्ट्रेस, योर एंग्जाइटी, ये सारे के सारे निकल के आते हैं बीपी के अंदर, शुगर के अंदर, थायराइड के अंदर, सिस्ट के अंदर, in the form of skin rashes, in the form of ulcers, in the form of dandruff. प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक टॉक्सिन्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ये सारे कहीं ना कहीं अटकते हैं ना, तब ये हाई बीपी है, ये शुगर की बीमारी है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं. पुअर न्यूट्रिशन है, वो मेंटल हेल्थ नहीं है. टॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट है, जो हम खाना खा रहे हैं, सब कुछ तो कार्बाइड्स है, सब कुछ के अंदर तो सब कुछ मिला हुआ है, तो यू कांट हेल्प दैट. अब सब तो अपने घर में सब्जियां नहीं उगा सकते, नहीं उगा सकते ना, तो वो भी इन्फेक्शंस के रूप में आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं. बट उसको किसी भी तरीके से हम अपने घर में ऐसे बना सकते हैं कि उसका कम से कम इफेक्ट हमारी बॉडी में आए. बट येस, 70% टाइम्स इट इज़ योर मेंटल हेल्थ दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग यू, क्योंकि वो सप्रेशन बॉयल हो रहा है अंदर, सबकॉन्शियस लेवल पे बैठा हुआ है, लेकिन तंग तो कर ही रहा है ना हमको. सो दैट इज़ द रीज़न आवर माइंड एंड बॉडी इज़ नॉट अलाइंड. पहले कैसा था कि एक जॉइंट फैमिली होती थी, ठीक है, तो अगर घर में एक लेडी प्रेग्नेंट है तो घर में दादी सास है, नानी सास है, ससुर है, सो एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू. अगर 2 जने आपसे नाराज़ हैं तो 2 जने आपका ध्यान रख रहे हैं. आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप खाना नहीं बनाओगे तो चलेगा. स्पेशली प्रेगनेंसी में खाना बनाना, खाने को स्टैंड करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि वो स्मेल स्टैंड नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है. सो एक पूरी जॉइंट फैमिली है. सो देर इज़ नो टाइम फॉर यू टू सल्क, नो टाइम फॉर यू टू गो इन टू दैट स्ट्रेस, टू वरी, क्योंकि कोई ना कोई है आपके लिए, आपका ध्यान रखने के लिए, या कंटिन्यूस आपके पास काम है. अब एक प्रॉब्लम ये आने लगी है कि मैक्सिमम रेस्ट चाहिए. वाई डू यू नीड अ फिजिकल रेस्ट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट? आई डोंट थिंक सो यू नीड दैट काइंड ऑफ अ रेस्ट. मोस्ट ऑफ इट इज़ इन माई माइंड.
प्रेग्नेंट हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए. मोर यू वर्क, मोर यू आर फिजिकली एक्टिव, यू डिलीवर अ नॉर्मल चाइल्ड. सो दिमाग में है जो है, दिमाग का खेल है. अब क्या होता है कि बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, दे आर इन न्यूक्लियर फैमिली. अगर काम करने भी जा रही तो शी इज़ ओवर टायर्ड, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट, काम का स्ट्रेस, घर जाके घर का काम करना है. हस्बैंड पूरा दिन नहीं है, वो घर पे है तो हस्बैंड नहीं है, किससे बात करेगी? वेयर विल शी गो? देर आर 100 थिंग्स बिकॉज हर हॉर्मोन्स आर डिक्टेटिंग हर. जब हॉर्मोन्स डिक्टेट कर रहे हैं ना, तो वो मेंटल और फिजिकल है ना, सब घूमता रहता है. सो जब पुरानी बातें सारी याद आती हैं, पुराने हर्ट्स वापस याद आते हैं, यू वॉन्ट टू वॉइस इट आउट, यू वॉन्ट टू शाउट इट आउट, यू वॉन्ट टू थ्रो इट आउट ऑफ योर बॉडी, बट आप पूरे अकेले हो घर में. न्यूक्लियर फैमिली इज़ नॉट अ बूम. वो बात अलग है कि पर कोई है नहीं, हम लोग दूर रहते हैं, हम काम की वजह से दूर रहते हैं. योर नेबर्स आर देयर, गेट टू योर नेबर्स, गेट आउटसाइड. मतलब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दैट अनबॉर्न चाइल्ड कि आपको खुश रहना है, गलत ख्यालात ना आए, यू स्टे हैप्पी, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छी बातें करो, सो दैट अच्छा मेंटल हेल्थ रहेगा, तो यू आर पासिंग दोज इमोशंस टू योर अनबॉर्न चाइल्ड. मेरे को तो डर लग रहा है देखो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैम, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं हम लोग. सी आई एम my case is one of the best examples how my husband was working with the bank, so we had a lot of transferable jobs and I had to move with him, we had to move with him, but we had decided that wherever he will go we will go. चाहे वो अकेला रहे या मैं अकेली रहूँ, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का हो रहा है, राइट? व्हेन यू वर सेइंग कि फिजिकली वी आर स्ट्रॉन्गर, या जैसे भी वी आर स्ट्रॉन्गर देन इट, बट द फैक्ट रिमेन्स males are stronger physically, we are more resilient in mind. Let's understand this fact. अगर आज मैं ऋषि के सामने खड़ी हो जाऊँ, चलो ऋषि और मेरी हाइट बराबर है, पर फिर भी इसकी फिजिकल ताकत तो मेरी ताकत से ज़्यादा ही होगी, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हो जाए. सिर्फ इसी की नहीं, हर रिलेशनशिप्स में, हर चीज़ में अगर एक्सेप्टेंस हो जाए तो आपके अंदर ठहराव आ जाता है. एक आपके अंदर है ना, वो बहुत सारी लड़ाइयाँ मर जाती है, आपका कंपटीशन मर जाता है. So you are decluttering your mind. The moment you start decluttering your mind, good things automatically, you start becoming more creative in good things. पर अगर मन में ही इतना क्लटर भरा हुआ है, नहीं मेरे को तो हर एक से कंपटीशन करना है, नहीं मैं तो हर एक से बेटर हूँ, नहीं ये ऐसा क्यों है, that is not your area to argue. So why do you have to argue? हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो मैं हर बार ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन देन फाइनली वी शिफ्टेड टू अहमदाबाद. And you won't believe, I did everything in my life. जो भी बैकफ्लार किया, मैंने PhD की, मैंने नेचुरोपैथी की, मैंने आई एम अ योगा ट्रेनर, जो भी मैंने किया, आई डिड एवरीथिंग अंडर माई मदर इन लॉ, एवरीथिंग अंडर हर. वो ये एक ही बोलते थे, तुम जाओ मैं देख लूँगी. सो मुझे घर की तरफ से तो कोई ध्यान ही नहीं रखना था. शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स एंड आई वॉज ओके. आई एम लाइकिंग माई हस्बैंड, उन्होंने इसको बड़ा किया ना तो ये भी बड़े हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ एवरी टाइम फर्स्ट. आज मैं यहाँ पहुँची तो इसे इंटायरली बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ एंड बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड. ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं है, हैं डिफरेंसेस, बट वी वॉइस इट आउट. जो चीज़ मुझे उनमें अच्छी नहीं लगती मैं इमीजिएटली बोल देती हूँ. आई एम एन वेरी इम्पेशेंट पर्सन. वो बहुत रेजिलियंस है. मतलब कई बार तो ऐसा लगता है ही शुड बी द वुमेन ऑफ द हाउस, आई शुड बी द मैन ऑफ द हाउस. कम्युनिकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट. हमारा वो जो ईगो है ना, उसने गलत किया, वो जब तक सॉरी नहीं बोलेगा मैं भी नहीं बोलूँगी, और हम चुप्पी साध के बैठ जाते हैं. अंदर आप भी बॉयल हो रहे हैं, अंदर हम भी बॉयल हो रहे हैं. रिजल्ट कुछ नहीं है. लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर अपसेट, इफ़ आई एम अपसेट, इफ़ एनीबडी एट होम इज़ अपसेट, सबसे पहला असर आता है बच्चों पे. बच्चों को पता चलता है कि आज मम्मी पापा के बीच में कुछ गड़बड़ है. दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. भले ही आप गाली गलोच नहीं कर रहे हो, बट दैट इज़ अफेक्टिंग देम. लो, छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आई. अभी कुछ टाइम पहले मैं ऑफिस से निकल रहा था, अपनी गाड़ी में बैठ रहा था. एक ऑटो में एक लेडी थी, ठीक है, और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा था. ऑटो क्रॉस कर रहा था मुझे, एंड दैट लेडी वॉज एक्चुअली शाउटिंग, तू मर जा, मैं क्यों मरूँ, तू मर. एंड दैट किड वॉज, ये देख के ना मैम, मैं कह नहीं सकता कि मेरे को इतना पेन हुआ. मेरे बच्चे नहीं हैं,
बट मेरे आसपास बच्चे हैं, मैं वो चीज़ फील कर पा रहा था नहीं, तुम कि भी यार बच्चे तो थे ही ना कभी, बट That's मैंने why अपने you were घर में hurt. मैम, मैं अपने घर में ये चीज़ें नहीं देखा मैंने। इसीलिए यू वर हर्ट, मैं इसीलिए यू वर हर्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव नेवर हर्ट दोज थिंग्स, सो यू वर फीलिंग बैड फॉर द किड, क्योंकि तुम भी कभी बच्चे थे, तुमने ये सब नहीं देखा, तो वो बच्चा देख रहा है। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही विल ग्रो इनटू, जस्ट इमेजिन। या तो उसके मन में कड़वाहट होगी फॉर द अदर सेक्स और फॉर हिज ओन सेक्स, कड़वाहट तो होगी, एंगर भी होगा, क्योंकि अभी सप्रेस किया हुआ है वो एंगर, अपनी माँ के सामने बोल नहीं सकता वो कि आप किसी के किस सामने तरीके से नहीं। बात कर रहे हो मेरे पापा के लिए, जिससे भी वो बात कर रहे हैं, दादी के लिए, नानी के लिए, वो बोल नहीं सकता, वो सप्रेस्ड है। वो एंगर निकलेगा, कभी ना कभी तो निकलेगा। वो बच्चा उसी एंगर, उसी बिटरनेस, उसी हेट्रेड, उसी जेलेसी के साथ बड़ा होगा, कहीं ना कहीं निकलेगा। जैसे अभी ऋषि ने बोला कि वो लेडी कंटिन्यूस चिल्ला रही थी, सो दैट इज़ शी वॉज नॉट इन अ कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं था। तो फॉर नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर योर इमोशंस वी हैव अ बैकफ्ला लाइक चेरी प्लम, right? Impatient was Dr. Edward Bach's type remedy. That is my type remedy too. So we are a kind of a people who are impatient, who are irritable by nature. Why? Because हमें ना सबका तरीका है ना, ऐसा लगता है they are going very slow at pace. You have piled out 38 emotions inside you. You never come with one single emotion. There are emotions piled up inside you. तो हर रेमेडी लगेगा यार ये तो मेरी रेमेडी है, क्योंकि इतने सारे इमोशंस भरे हुए हैं, अब उनको धीरे धीरे निकालना है। और जब तक नहीं निकालोगे, कहीं ना कहीं कोई फिजिकल बीमारी आएगी। एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे, विच वॉज माई फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज डूइंग PhD, एंड रिसेंटली ये एक केस भी हुआ है। फीवर क्या है? व्हाट इज़ फीवर? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ फीवर? एक लाइन के अंदर। जब बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, ठीक है ना, परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि उसका इन्फेक्शन यू आर वेरी हमारे क्लोज ऊपर। ऋषि, यू आर वेरी क्लोज, बट इट इज अ वे ऑफ अ बॉडी टू थ्रो आउट द बोन आउट टिश्यूज, Yes. मेडिकल लैंग्वेज में Yes. बोन आउट टिश्यूज। ठीक है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है या बूढ़ा होता है ना, तो जल्दी बीमार पड़ना, वो क्या है? बोन आउट टिश्यूज, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस को थ्रो करना। अब हम फीवर में क्या करते हैं? मेडिसिन देके उस फीवर को सप्रेस कर रहे हैं। वी आर नॉट लेटिंग द बॉडी थ्रू आउट, क्योंकि पेन तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है ना, हमसे पेन बर्दाश्त नहीं होता है। पुराने लोग क्या करते थे? ठंडी पट्टी बर्फ़ की सिल्ली पे सुला दो, या जो भी करना, प्याज रगड़ लो, या जो भी करना, उनके अपने तरीके होते थे। हमारे आयुर्वेद में बहुत तरीके हैं, नेचुरोपैथी में बहुत तरीके हैं, लेकिन हमें वो सिखाए नहीं जाते हैं। धीरे धीरे पतंजलि तो अब आने लगा है कि हम नेचुरल रेमेडीज़ पे जाने लगे हैं। अदरवाइज वी वर स्टक टू द कन्वेंशनल एंड एलोपैथी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे। इफ़ वी हैव इफ़ इट इज़ एन ओवरऑल हीलिंग, नथिंग लाइक इट। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फीवर सप्रेस करना। फीवर सप्रेस कर रहे हो तो अब ये सब जाएगा कहाँ? रिएक्शन दो ही होंगे, बॉडी विल ब्रिंग बैक द फीवर अगेन एंड अगेन। एक दूसरा रीज़न क्या होगा इसका? फीवर नहीं होगा तो वो कुछ और बॉडी के अंदर होगा। वी विल यूज़ अनदर ड्रग टू सप्रेस दैट न्यू थिंग। तो कोई भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो। बट अगर आपके पास फिजिकल बीमारी है तो फिजिकल बीमारी को कन्वेंशनल तरीके से डील करो। उस फिजिकल बीमारी किस वजह से हुई है, क्या मेंटल हेल्थी, जाओ केस हिस्ट्री के अंदर जाओ, और दोनों चीज़ें अगर बराबर हील होने लगेंगी, देयर विल बी अ बैलेंस इन द हीलिंग। मैं मानती हूँ फीवर बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बढ़े तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस हो जाए या कुछ ब्रेन फीवर हो जाए, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन माइल्ड होता है, यू कैन टेक केयर। एक फीवर हुआ था अभी एक बच्चे को, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, शी इज़ जस्ट 2। सो जैसे अभी बोला ना कि दोनों माँ बाप बहुत ज़ोर से लड़े, एंड इमीडिएटली दैट 2-year-old बेबी हैड अ फीवर एट नाइट। शी इज़ अ डॉक्टर, वी बोथ आर डॉक्टर्स, शी न्यू वॉट क्या करना है। सो व्हेन शी कॉल्ड मी अप एट नाइट कि क्या करना है, ये हो गया है मुझसे, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, शी इज़ स्लीपिंग, यू टॉक टू हर, सब कुछ बोलो, उसको सब कुछ बता दे, अपने मन की निकाल दे, शी विल हैव कॉन्फिडेंस इन यू। बिलीव मी, नो मेडिसिन, दैट बेबी वॉज ऑलराइट द वेरी नेक्स्ट डे। सो हमारे आयुर्वेदा के टाइम से ही फ्लावर थेरेपी या फ्लावर एसेंस चलते थे, नीम के फूल, रोज़ के एसेंस, मोगरा, इन सब फ्लावर्स के हमारे पास ज्ञान तो भरपूर है आयुर्वेद में। बट डॉक्टर एडवर्ड बैक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फॉर्मलाइज्ड इट इनटू अ वे दैट
द वर्ल्ड इज़ यूजिंग दिस। और ये 38 फ्लावर एसेंसेस हैं। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, बट उस 38 में सिर्फ एक ही ऐसा है जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर से बना है, रॉक वाटर। अदरवाइज ही हैज़ गॉट 38 फ्लावर एसेंस आउट इन द वर्ल्ड। और उसका एक क्राइसिस फार्मूला बोलते हैं, विच इज़ रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने किचन में, अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। सो another, because I will talk about the live example, I had burnt my back of the hand। आज से 3 साल पहले ये पूरा हाथ जला था। सो मेरी किचन में रेस्क्यू रेमेडी और 2-3 और रहती है। सो अब उस जले हुए पे मैंने एक बार तो पानी के नीचे डाला, बिकॉज दे आर अल्कोहल बेस्ड, दे आर ऑल अल्कोहल बेस्ड। तो जले पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी डालने की और तेल गिर गया था। बट एक बार पानी से धो के मैंने वो बॉटल काफ़ी कुछ उस पर डाल दिया, तो उस वक्त तो जला वो बहुत। बट ना उसमें कभी बबल्स आए, कुछ नहीं आए। विद इन 3rd डे मेरा हील होने लग गया था। नाउ अगेन फिज़िकल उस पर काम नहीं आती वो, बट जब मेरे हाथ पे तेल गिरा तो मेरी मेंटल स्थिति क्या थी? आई वॉज इन शॉक, आई वॉज इन पेन, अंदर से हर्ट भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। हाउ कुड आई बी सो केयरलेस, राइट? देयर वाज सो मच ऑफ मेंटल थिंग गोइंग ऑन इनसाइड मी। तो रेस्क्यू रेमेडी के अंदर जो 5 रेमेडीज़ हैं, चेरी प्लम में कंट्रोल नहीं। सो आई वॉज नॉट एबल टू गेट कंट्रोल ओवर माई गुस्सा कि हाउ कैन आई बी सो केयरलेस, बिकॉज आई एम इम्पेशेंट बाई नेचर। मैं फटाफट सब कुछ काम करना है, बिकॉज 100 थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माई माइंड, राइट? अब उसके अंदर और भी हैं, सॉब है, स्टार ऑफ बेथलेम, दैट इज़ एंटायरली फॉर द ग्रीफ, फॉर द शॉक। तो वो जलते से ही जो मुझे शॉक लगा था, मैंने उसको इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे फिजिकल कुल हो गया था। मैंने रेस्क्यू रेमेडी इसीलिए ली थी क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट उस वक्त वो थी। आई वॉज इन शॉक कि मेरा जल गया है। कितना जला है मुझे नहीं पता। कुछ भी आपको जलता है या एक्सीडेंट होता है तो एक शॉक होता है ना, राइट? एंड गिविंग बर्थ इज़ अ शॉक, टेकिंग बर्थ इज़ अ शॉक। सो रेस्क्यू रेमेडी वर्क्स वेरी वेल। और उसके अंदर रॉक रोज भी आता है, उसके अंदर क्लीमेटस भी आता है, जिसकी अपनी अपनी एक अलग अलग कीवर्ड्स हैं। बट इफ़ यू रीड देन इफ़ यू से दैट 38 फ्लावर रेमेडीज़ मुझ पे लग रही हैं, तो अपने आप से पूछो कितने इमोशंस पाइल्ड अप है इनसाइड। सो इफ़ यू वांट टू हील योर फिज़िकल हेल्थ, तो उसके पीछे जाना होगा कि मेंटली क्या अपसेट है आपके दिमाग के अंदर। आई गिव यू वन मोर गुड एग्जाम्पल। जस्ट बिफोर माई मेनोपॉज आई वॉज गोइंग थ्रू इमोशनल एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। मुझे अक्सर बैक पेन होता था, लोअर बैक पेन। सो माई मेंटर जस्ट आस्क्ड मी, बिकॉज उनका मेरा केस उनके पास था। सो ही यूज्ड टू जस्ट आस्क मी कि राजीव कहाँ है? मैंने कहा दादा दिल्ली गए हुए हैं, बॉम्बे गए हुए हैं। तो बोले कि अच्छा रेस्क्यू रेमेडी ले लो, और कब आएंगे? मैंने कहा दादा शायद मंडे आएंगे, मेरे को ट्यूसडे को बताना। आई यूज़ टू बी बग्ड, जब देखो रेस्क्यू रेमेडी ले लो, जब देखो बैक पेन मेरा हो रहा है, पूछ राजीव के लिए रहे। ये मुझे बहुत बाद में पता चला मेरे PhD के टाइम पे। लोअर बैक पेन, what is the mental sign behind that? Insecurity. You need a support system. That's a spine. Spine is a supporter of your body. So my support system has gone to Delhi. मुझे सब कुछ अकेले हैंडल करना है। So the moment वो आते थे मेरा सपोर्ट सिस्टम आ जाता था and I used to feel good. Undoubtedly physically I was getting weaker. मुझे उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी थी, वो सब समझ में आ रहा था। बट वो जो इमीडिएट टर्न ओवर दिखता था, तो जब मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग आई, और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत क्लीशे भी है, बिकॉज वी आर सो मच इनटू कन्वेंशनल एंड इनटू एलोपैथी कि हमको ये सब चीज़ें बेकार की लगती है कि अब बैक पेन का क्या रिलेशन है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कफ के पीछे क्या हो सकती है? मेंटल कंडीशन। चलो थोड़ा सा सोचते हैं, कफ कभी ना कभी तो हुआ होगा ना? बिल्कुल। ठीक है, या तो हम ये सोच लें कि भाई हमने ठंडा पानी पिया, बट अगर थोड़ा सा डीप में जाते हैं, क्योंकि उसको कफ के बाद कोई एस्थमा हुआ वगैरह हुआ, दैट इज़ बिकॉज योर इरिटेबिलिटी टूवर्ड्स और कंडेमिंग योर पार्टनर और समबडी क्लोज। इफ़ यू आर इरिटेटेड टूवर्ड्स अदर्स क्लोज टू यू और कंडेमिंग अदर्स, तो ये कफ सिचुएशन होती है। कभी नोट करना कि कफ अगर कोई फिज़िकल इशू की वजह से होता है तो चलो समझ में भी आता है, हमने उसको, बट हर बार मेंटल्स की तरफ जाने की कोशिश करो। 7 दिन पुराना, 6 दिन पुराना क्या हुआ था? कभी इरिटेट हुए थे क्या किसी के सामने या किसी की वजह से, या बोल नहीं पाए? सी, यू आर इरिटेटेड टूवर्ड्स योर
क्लोज वंस एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक टू देम, यू आर नॉट एबल टू से, तो वो कफ बनता है, वो गला खराश होता है। एस्मा की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इफ़ यू आर हैविंग स्किन इश्यूज़ और स्पेशली विमेन, आजकल थोड़ा पिगमेंटेशन हो जाता है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है या एजिंग होने लगती है, दुनिया भर के क्रीम है हमारे पास, वो क्या करते हैं, हमारे जो निकल रहे हैं उनको सप्रेस करते हैं। वी डू नॉट लेट आवर सेल्स एज ग्रेसफुली। होएगा तो सही ना एजिंग, लेकिन स्किन एकदम ब्लेमिश फ्री चाहिए, स्किन एकदम वाइट चाहिए, स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। भाई धूप में निकलोगे तो होगा, एज होगी तो होगा, वॉट्स भी होंगे, कॉन्स भी होंगे, या जो भी पिंपल्स भी होंगे, एक्ने भी होंगे, बट हम जो उनको सप्रेस करते हैं ना दवाइयों से, वो स्किन इश्यूज निकल के आते हैं एस्थमा के अंदर। एस्थमा से फिर रियूमेटिज्म जाता है। मतलब निकलना उसको है, चाहे आप ऊपर से निकलेगा सप्रेस तो कर सही, लो, आपने सप्रेस किया किसी तो रास्ते कहाँ से बन निकला के है, किसी और रास्ते से एस्थमा निकलेगा से वो। निकला है। अब आपने एस्थमा को सप्रेस कर दिया तो रियूमेटिज्म में निकलेगा, कहीं ना कहीं तो जो हमने फीवर बोला था ना, रिएक्शन सप्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा। सो आई ऑलवेज से सेल्फ हेल्प इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आज मैं कह देती हूँ कि आई नीड हीलिंग, आई मीन आई एम अप्रोचिंग, I am at least addressing my healing. I am at least addressing my emotions. I am seeking for help. Seeking for help is self-healing first. अगर हेल्प सीख किया तो मतलब आपने सेल्फ हेल्प तो की है। एंड कीप योर माइंड ओपन टू ईच एंड एवरी मोडेलिटी दैट इज़ प्रेजेंट। और हमारे पास तो खजाना है आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, और दीज ऑल थिंग्स, इनको बोला गया था ना कि इनको दबा दिया गया था, और फिर हम जिस राह पे चल गए हैं तो उसके बाद तो एक के बाद एक आप दवाइयाँ खाते रहो। आपकी एक बार शुगर हो जाती है ना तो वापस कभी नहीं ठीक होती, आपको लाइफ लॉन्ग शुगर की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। बीपी आप लेते रहो, इन सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपकी किडनी अफेक्ट होती है क्योंकि आपने तो उनको सप्रेस किया, उनको दबाया है, आपने इनको निकाला नहीं है शरीर से। और शरीर से निकालने का एक ही तरीका है, इसको भी एड्रेस करो, मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करो, किस वजह से ये आपको हुआ है। मैम एक छोटा सा पॉइंट मेरे पास है, मैं हाइपरटेंशन के मेडिसिन लेता हूँ, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है मुझे, तो कभी कभी ऐसा मेरा मन करता है कि यार छोड़ के ना कुछ सोल्यूशन की तरफ जाए, बट इधर से पापा पैनिक कर जाता है कि तू मेडिसिन क्यों नहीं खा रहा, तूने क्यों छोड़ दिया, आज तूने दवाई ली। जब भी मैं बोलता हूँ कि पापा तबीयत ख़राब सी लग रही है या सर दर्द हो रहा है, तो वो परेशान हो जाते हैं, मतलब तू मेडिसिन नहीं खा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे, तो इसको छोटी एज है मेडिसिन के लिए। और मुझे जो याद है मैम, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th, तो एक रात मुझे नींद नहीं आई थी बहुत मतलब मैं बिल्कुल ही नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह मेरी मम्मी मेरे को नाना जी के पास लेके गए, वो मेडिसिन के HOD थे DMCH में। तो उन्होंने जब मुझे देखा ना, सबसे पहले मेरा BP चेक किया और BP एक्सट्रीम था। हाँ, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे ना। और वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये लड़का बैठ के आया है यहाँ तक आराम से। उनको ऐसा फील हो रहा था ये तो लेटा होगा, बिल्कुल होश में नहीं होगा, बिल्कुल सेंसेस में नहीं होगा, और इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो वो इंसिडेंट्स मुझे याद है। और उसके बाद जब भी मैंने मतलब अपना BP मेज़र किया है, तब हायर साइड में ही रहा है ये चीज़। और मेरे को फैमिली डॉक्टर ने ही बोला कि भैया तुम मेडिसिन अभी के अभी शुरू करो, और पापा को उल्टा फ़ोन गया है कि इसको अभी शुरू कराइए, नहीं तो ये तो बहुत डेंजर में है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? और बज फ्लावर जब 7th में थे, जब रात को नहीं सोए थे, इट्स टू लॉन्ग टू आस्क यू, यू हैव टू गो बैक। उन दिनों में क्या हुआ था आपके साथ, ये बताओ। कोई सड़क पे झगड़ा हुआ था दूसरे बच्चों के साथ, या मम्मी से मार खाई हो? देखो माएँ कई बार लगा देती है चपेड़, तू तंग कर रहा है, एक लगा दी चपेड़, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। या पापा से डांट खाई हो, या कभी फीलिंग आई हो कि दोनों भाई बहनों को कुछ ना कुछ तो हुआ है 7वीं क्लास में उस वक्त। वो मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली उस टाइम ना मेरे पैर में घाव था, ठीक है ना, और मतलब BP के साथ में मेन इशू जो उस टाइम निकला ना, मेरा किडनी डैमेज हो रहा था, कुछ पार्शियल डैमेज हुआ था, और मैं काफ़ी टाइम तक उस टाइम एडमिट रहा था। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब वो मेरा लाइक सो नहीं पाना, बेचैनी, घबराहट, हाँ, तो वो ये अंदर, चीज़ थी। वो अंदर। सो दैट इज, आई गेस दैट इज जेनेटिक, और दैट यू वर बॉर्न विथ सम एलिमेंट ऑफ किडनी। और क्योंकि इतने छोटे बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम हो तो दैट हैज़ टू गो बैक टू योर मदर्स वूम्ब, मदर वूंड जिसे हम बोलते हैं, कि माँ के पेट से ही कहीं कुछ गड़बड़ लेकर आए हो। तो मम्मी की अगर प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट रही होगी
तो आपका बर्थ डिफिकल्ट रहा होगा और वो धीरे धीरे करके, सिंस यू वर जस्ट इन 7th बेबी थे Yes. तो आप बच गए क्योंकि बॉडी में ताकत होती ताकत है थी। वो लेने की। बट हाउ जितना ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है केस बीपी का, तो अब उसके बाद क्या हो गया, अब फियर डेवलप हो गया कि भाई इसका ध्यान रखना है, इसको कुछ हो नहीं जाए। तो पापा के मन में भी फियर डेवलप हो गया, तुम दवाई ले रहे हो नहीं ले रहे हो, और आपके मन में तो फियर है ही, मैंने दवाई नहीं ली तो मेरा दूसरा दिन बिगड़ेगा, राइट, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ हेल्थ इशू हो जाएगा। तो ये फियर हमेशा रहता है दिमाग में। सो दिस इज काइंड ऑफ एन इमोशनल टर्मोइल। और दूसरा जो बीपी है, दैट यू हैव टेकन इट एज अ फिजिकल थिंग, वो तो आपके अंदर था ही, क्योंकि 7th क्लास में है तो आइदर यू गो बैक टू द मेन हिस्ट्री कि क्या हुआ होगा बचपन के पापा अंदर। को भी बीपी इश्यूज है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है ना तो ये हेरिडिटी होती है, अदरवाइज हमारी ईटिंग हैबिट्स हेरिडिटी होती हैं। घर में फॉर एग्जांपल मेरी मदर इन लॉ को हाई बीपी रहता था, मेरे ब्रदर इन लॉ को हाई बीपी है, मेरी सिस्टर इन लॉ को भी हाई बीपी है। माई हस्बैंड इज़ नॉट टेकिंग मेडिसिन। सो यू हैव टू चेंज द ईटिंग हैबिट्स। तो ये लोग क्या करते थे, खाना खाने से, टेस्ट करने से पहले ऊपर नमक छिड़कते थे, क्योंकि बीपी वाले मरीज थे तो नमक तो इनकी घरवालियों ने कम ही डाला होगा, तो टिकाओ नमक पहले, खाने से पहले। तो खाने से पहले, क्योंकि स्वाद जवान पे कंट्रोल तो था ही नहीं, तो वो ईटिंग हैबिट्स जो है ना सब में सेम थी, मदर इन लॉ से लेके राजीव के अंदर। सो मैंने राजीव का नमक बंद कराया, राजीव की ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई, ही इज़ नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन राइट नाउ। तो इसको हम हेरिडिटी नहीं बोलेंगे। कई बार आप कुछ चीज़ें जेनेटिक नहीं होती हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो विथ योर लाइफ स्टाइल। अ मैसिव चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, अ मैसिव चेंज इन योर स्लीपिंग डिसऑर्डर चेंज करो, मैसिव चेंज इन योर ईटिंग हैबिट्स, यू कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। मैम तो मेरे लिए क्या रेमेडी है फिर? दैट इज़ अगेन वन थिंग, माई लाइफ इज़ डीक्लटर्ड। अब एट द एज ऑफ 53-54 मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, एंड नॉट दैट कि माई लाइफ इज़ एंडिंग, मुझे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ बट नॉट एनीथिंग टू शो इट ऑफ। तो मेरी लाइफ मेरे तक कंस्ट्रक्टेड है, इन अ सेंस आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ माई ओन सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सेल्फ एंड माई फैमिली। तो मुझे इससे ज़्यादा की चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। तो मेरा एक ही ध्येय होता है कि रात को नींद बराबर आ गई तो बीपी का इशू गया, शुगर का इशू गया, आपकी स्किन का इशू गया, आपकी मेंटल हेल्थ का इशू गया। नींद आपका मेटाबॉलिज्म भी चेक करती है, नींद आपकी ये सारी चीज़ें चेक करती है। द डे आपने नींद को गड़बड़ कर दी, दूसरे दिन आएगा आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, दूसरे दिन आपका पूरा का पूरा बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी। तो नींद दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाने से ज़्यादा नींद इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी कहते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ। आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं, मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे ये फैक्ट है क्या? देखो मैं उसमें एक्चुअली नहीं घुसना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं, बीइंग अ डॉक्टर आप बॉडी को बहुत अच्छे से समझते हो। हाँ, हो सकता है उनको 4-5 घंटे की नींद बहुत हो, क्योंकि अगेन हाउ साउंड ही इज़ मेंटली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उनका ध्येय सिर्फ ये है कि इंडिया की ग्रोथ हो। प्रो मोदी एंटी मोदी की बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने अभी मेरी बात की ना कि मेरा पूरा ध्येय है कि मेरी फैमिली हेल्दी रहे, मैं हेल्दी रहूं, राइट। अगर उनका पूरा ध्येय यही है कि इंडिया की ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं बनाना है, मुझे पीछे कुछ नहीं छोड़ के जाना है, तो आपका माइंड तो फ्री है ना। तो फिर आपने काम किया और सोए। मैंने दिन भर में अपना काम किया, घर का काम किया, अपने केसेस देखे और सोए। मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। मेरी सोशल लाइफ मेरा घर ही है। मेरी सोशल लाइफ माय हस्बैंड, माय किड्स। दिन में 10 बार बात कर ली उन लोगों से, रात को टाइम से सो गए। कोई सोशल लाइफ नहीं है, एंड आई डोंट मिस इट। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सोशल लाइफ मिस करते हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ सैटरडे को, मैं बोर हो रही हूँ। और बोर होके भी कहाँ फ्री टाइम कहाँ जाते हो? जाके सिर्फ कैफ़े में जाते हो, जाके सिर्फ पब में जाते हो। तो अपने लिए किया आप तो सिर्फ फ्रेंड से ही मिले, एक टाइम पास किया, बट व्हाट सॉलिड हैव यू डन फॉर योर सेल्फ दैट विल रिवर्ट बैक टू यू। सी, जो भी नॉलेज आती है या जो आता है विथ एज आती है, और जो भी आप में
समझ आती है वो एज के साथ ही समय के आएगी, साथ ही आएगा। समय के साथ ही समझ आएगी। तो एट वन पॉइंट ऐसा भी होता था कि वी आर अ सेट ऑफ 3 फ्रेंड्स जो हम हॉलीडेज़ पे जाते हैं, तो अगर कभी 2 गए तो मेरे मन में भी आया कि वो 2 ही क्यों गए, मैं क्यों नहीं गई। वो एज अब हम क्रॉस कर चुके हैं। मैंने समझने अभी अभी की। कहीं पे सुना है कि अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो 300% मोर चांसेस है आपको कैंसर होने का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी हैं जो 3-3 घंटे की नींद में भी उन्होंने निकाला है। मोदी जी जैसे आपने बोला 4 घंटे की नींद में भी, कोई 5 घंटे की नींद में भी। उनकी लाइफस्टाइल वैसी है, उनकी सोच वैसी है और उनकी नीड, बॉडी की रिक्वायरमेंट वैसी है जो कि ढल चुकी है वैसे ही। बॉडी को वो क्लॉक ही वो ही समझ में आ रहा है। मेरी बॉडी का जो क्लॉक है उसको 8 घंटे की नींद ही समझ में आ रही है विथ माई एज एंड विथ माई काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। मेरी बॉडी को मैंने समझा दिया है कि भाई 8 घंटे चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है। वाई डू वी हैव टू कम्पीट। भाई वो तो 4 घंटे ही सोता है तो भी तो वो चल रहा है। भाई तो तुम्हारी बॉडी अलग है, दैट्स ओके। You just be bothered about yourself, what your body requirement is, what your mental health requirement is. सबकी मेंटल हेल्थ अलग होगी, उनका घर अलग है, उनकी फैमिली अलग है, तो उनकी मेंटल हेल्थ अलग है। Your physical health is different from others, so your mental health is different from others. So why compete and why go into all those media things जो आती है ना, 4 घंटे की नींद, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आपकी बॉडी को जो सूट करता है खाओ, सूट करना चाहिए। That should not affect in otherwise way. It should suit your body. और ऐसा भी होता है क्या मैम, हम लोग अपने बॉडी को एक जैसा ढाल देते हैं, मतलब बना बिल्कुल। देते हैं वैसा। बिल्कुल। जैसे मुझे चाइनीज़ फूड मेरे को सूट नहीं करता, मैं अगर कंज्यूम भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो तो फ्लश हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो क्या मैंने खुद को ऐसा बना दिया नहीं, है ऐसा बना या मेरा नहीं दिया। बॉडी ही ऐसा है? देखो, एक तो योर किडनी इज वीक, ओके। एक यू आर हाइपरटेंशन, राइट। अब ये सारे के सारे पैक्ड फूड हैं, प्रिजर्व फूड है, विच हैव सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट, दैट डजंट सूट योर बॉडी। गो बाय दिस, ओके। राइट। मुझे ये सब चीज़ें सूट नहीं करती, मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सेट है, क्योंकि हमने जो बचपन में छोटे शहर में खाया है, एवरीथिंग फ्रेश कुक्ड। राइट। घर में सब्जी का गार्डन था तो सब्जी तोड़ी बनाया। तो अब बाहर जाके खाती हूँ ना, तो वो मेरा बॉडी अपोज करता है, रिजेक्ट करता है, इट वांट्स टू थ्रो इट आउट। तो घर, कैफ़े से लेके घर तक के रास्ते में आई प्यूक एवरीथिंग आउट। तो इट इज़ देयर इन द फैमिली, दे से ये तो सारा निकाल देगी, ये तो इसके ऊपर तो पैसे वेस्ट करना खाने पे बेकार है, क्योंकि ये सारा माई बॉडी रिजेक्ट्स इट कैनॉट एक्सेप्ट इट। बट आई एन्जॉय गोइंग आउट। सी, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आई एन्जॉय गोइंग आउट विद देम। मैं उनके साथ खा भी लेती हूँ, मुझे मालूम है निकालना है, निकाल देंगे, बात ख़त्म हो गई। ज़्यादा लोड लेने का नहीं। माई फैमिली हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट। अरे जाओ ना, खा लो, जिसको निकालना है वो निकाल दो, कैसे भी निकालना है निकाल दो। कोई प्यूक करके निकाले, जो कोई फ्लश करके निकाले, जैसे निकालने निकालो। हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड बीइंग विद योर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। आई ऑलवेज से वॉक इज़ अ मिथ। कोई बोलता है ना मैं वॉक करके आया आज, वॉक इज़ अ मिथ। वॉक इज़ ओनली फॉर एजड पीपल, 80 प्लस। जब आप काम कर सकते हो तो थोड़ा बहुत तो एक स्पोर्ट खेल सकते हो या रन कर सकते हो, राइट। यू कैन डू दिस मच। सो द थिंग इज़ दैट, पर रात का समय तो अक्सर टीवी पे जाता है। कोई सीरियल देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, या कोई फ़ोन कर रहा है, तो यू नो आपका पैटर्न ही वो बन गया है कि इतनी। और जस्टिफाई कैसे होता है कि अब पूरे दिन की थकान, घर पे आके खाना खाते खाते हम वो जो फ़ोन देखते हैं या वो टीवी देखते हैं, बट आपका वो जो टाइम जाता है ना फ़ोन पे या उस पे, वो आपका नींद का टाइम खींच रहा है, वो आपका एक्सरसाइज का टाइम खींच रहा है। बट ओवरऑल अगर आप, इफ़ यू आर डूइंग प्राणायाम एंड इफ़ यू आर प्लेइंग वन स्पोर्ट, दैट इज़ गुड इनफ। इतना टाइम तो कोई भी निकाल सकता है। टाइम तो आदमी निकाल सकता है, लेकिन होता क्या है ना कि उसको ऐसा अंदर अंदर फील हो रहा होता है कि वो बहुत बिजी है, बहुत ऑक्यूपाइड है, फालतू चीज़ों में वो टाइम वेस्ट करता है। इट्स हियर, इट्स ऑल इन द माइंड। क्योंकि आप रात को लेट सोए, मैं कपड़े बाहर निकाल के सोए हो कि मैं सुबह जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन वो नींद तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि बॉडी भी टायर्ड है, दिमाग भी टायर्ड है। यार अब मैं कल से चला जाऊंगा, पक्का कल से चला जाऊंगा। वो कपड़े भी वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप, यू हैव जस्ट वेस्टेड द एंटायर डे। मैम, जैसे हम लोग भी काम वाले लोग हैं, है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने मतलब प्रायोरिटी अपने हेल्थ को नहीं देता हूँ या अपने माइंड को नहीं देता हूँ, मैं काम को प्रायोरिटी देता हूँ। क्योंकि ये अभी कितना ज़रूरत इम्पैक्ट है। करने वाला है? Exactly. मुझे हील करो यहाँ से आप। नहीं, देखो, कमाना एक ज़रूरत है
और वो ज़रूरत है अभी, क्योंकि अगर आप अभी नहीं कमा पाओगे तो बची कुची फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी जाने वाली है, ट्रस्ट मी। वो सोर्स तो चाहिए जो कि ज़िंदगी काटने के लिए ज़रूरी है, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ। आप कमाने का टाइम भी तो है ना आपका, 10 से 7 होगा, 11 से 8 होगा, चलो 1 घंटा और 9 घंटा, बट अब उसको ऐसा बना लो 1 घंटे का टाइम बीच में मिलता है किसी को, लंच वंच का कोई भी नहीं निकालता है, चलो वो भी नहीं निकालते हो, कोई टाइम बीच का ऐसा बना लो कि पूरे ऑफिस को 1 घंटे का ब्रेक मिले। उस 1 घंटे के ब्रेक में फटाफट कपड़े बदल के कहीं तो कुछ एक ऑफिस में ही एक छोटा सा जिम बना लो या कुछ ऐसा करो। देर आर मैनी एक्सरसाइजेज विच डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग, या एक रन करके आ जाओ, अगर मौसम साथ दे रहा हो तो एक रन करके आ जाओ, आधा घंटा एक काम ये कर लो अपनी हेल्थ के लिए, आके फटाफट से चेंज योर क्लोथ्स, देन यू आर वर्किंग फास्टर, क्योंकि यू हैव डन समथिंग फॉर योर सेल्फ। खाना खा लो, 1 घंटे बाद वापस तैयार हो, या तो सुबह कर लो या दोपहर में स्क्वीज़ कर लो। मतलब ये तो दिमाग में बैठाओगे तो निकलेगा टाइम, अगर बैठाओगे ही नहीं और दिमाग में बोलते जाओगे नहीं आज ये बहुत सारा काम था, ये बहुत सारा, उसके बीच में फिर ये समझो कि कितनी देर फ़ोन पे वेस्ट किया या कितनी देर किया। प्रोडक्टिविटी तो वैसे कम होती है ना। बेटर तो है कि पॉज लो, पॉज ले लो। टेक माई एग्जाम्पल ऑफ माई डॉटर, शी वॉज अ बॉक्सर एंड माई सन वॉज अ टेनिस प्लेयर, सो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आयरन मैन नाउ। बच्चों की लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, ज़्यादा होता है, वो कंपटीशन, क्लास में फर्स्ट आना या दूसरे आगे निकल गए, नहीं तो फिर वो बाकी बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे, या इनकी ट्यूशन की क्लासेस होती हैं, पहले तो स्कूल फिर ट्यूशन की क्लासेस, बच्चे में जान कहाँ बची। बट जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं दे फेयर वेल इन स्कूल ऑल्सो, क्योंकि दे नो द डाइवर्जन ऑफ टाइम, दे नो कि टाइम को कैसे डिवाइड करना है, दे नो कि हाउ टू फोकस, उनका फोकस ज़्यादा रहता है काम पे, और वो नहीं है, वो पैशन बन जाता है। और वो थ्रू आउट लाइफ यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स दैट यू हैव एक इंसान अच्छा बड़ा कर दिया है आपने, यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स, बट दैट विल ओनली हैपन इफ़ यू आर डूइंग दैट थिंग। अगर बोलते रहोगे, बोला हुआ बच्चों को नहीं समझ में आता, यू बी एन एग्जाम्पल टू देम, देन ओनली इट वर्क्स। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ होम्योपैथिक करिकुलम। एंड वाई इट्स अ पार्ट ऑफ अ होम्योपैथिक करिकुलम, क्योंकि होम्योपैथी में भी जैसे बीपी है, बीपी के लिए ना कोई 30 मेडिसिन हैं, अब उसमें से कौन सी मेडिसिन जैसे ऋषि को लगने वाली है वो नहीं मुझे भी पता है, मतलब होम्योपैथी डॉक्टर को भी नहीं पता है। सो वो पता कैसे होता है कि हम केस हिस्ट्री लेते हैं, और आधे से ज़्यादा टाइम में ना पीपल डू नॉट लाइक दैट केस गिविंग केस हिस्ट्री। वाई पीपल डू नॉट लाइक गिविंग केस हिस्ट्री? क्योंकि उनको लगता है उनकी सारी अंदर की बातें खुल के बाहर आ जाएंगी, जो कि उन्होंने सप्रेस कर रखी हैं किसी टाइम में, जो कि वो लोग बोलना नहीं चाहते, जो कि वॉइस आउट नहीं करना चाहते। सो केस हिस्ट्री से ही निकलता है कि ये बीपी क्यों हुआ है, वी गो बैक इनटू द चाइल्डहुड। तो ये बैकफ्लावर है ना, हेल्प करती है होम्योपैथी को इन अ वे कि हम केस हिस्ट्री जब लेते हैं तो मैं मेंटल वर्क पे, द अदर डॉक्टर इज़ वर्किंग ऑन होम्योपैथी एंड आई एम टेकिंग द केस हिस्ट्री एंड आई एम वर्किंग कि इस पे मेंटल कंडीशंस क्या क्या है बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल कंडीशन। मैं इमीडिएटली उसके की पॉइंट से दवाइयाँ बनाना चालू कर देती हूँ, लिखना चालू कर देती हूँ। देन आई मिक्स मैच एंड ऑल दीज रेमेडीज दे आर वेरी इजीली अवेलेबल इन ऑल द होम्योपैथी स्टोर्स। इट इज़ जस्ट दैट इनका एडवर्टिजमेंट नहीं होता है, बट दे आर अवेलेबल। एंड फॉर दैट मैटर इफ़ यू know yourself very well, you can take for yourself also. I am advocating self healing, self help is must. हाँ, बहुत ग्रेव सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा ही लाइक इट्स अ सीरियस मेंटल कंडीशन, देन आई वुड सजेस्ट you go to a doctor, you go to a professional. But in an initial stages, please try and connect with your own mind. You can help yourself. You can help take backflow very easily, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ट्रस्ट मी, नो साइड इफ़ेक्ट व्हाटसोएवर। मैं तो इतना मिक्स एंड मैच करके लेती थी मेनोपॉज के टाइम पे, इवन फॉर माई किड्स आई कीप ऑन गिविंग। माई हस्बैंड इज़ फेसिंग सम इशू राइट नाउ, उनका माइग्रेन का इशू है, तो बराबर होम्योपैथी भी चलती है और बैकफ्लावर भी चलती है। डिप्रेशन के लिए, जैसे डिप्रेशन इज़ अ बिग वर्ड, आई डू नॉट लाइक टेकिंग डिप्रेशन बिकॉज उसमें कैसा होता है, देर आर स्टेजेस फ्रॉम सैडनेस टू सीवियर मेंटल कंडीशंस, तो उसकी वो स्टेजेस होती हैं। बट अगर आप डिस्पोंडेंसी स्टेज में हो या आप डिप्रेस्ड माइल्ड डिप्रेशन स्टेज में हो, तो देर आर मेडिसिन लाइक जेंशियन, मस्टर्ड है,
बट दे आर नॉट वेरी चीप, बट दे आर चीप। पर अब उसको इतनी बॉटल होती है, वो आपकी कब तक चलेगी आपको भी नहीं पता, बिकॉज आपको तो 2-2 ड्रॉप्स लेनी होती है। मैम आप प्राइस बढ़ा दो और बैच फ्लावर ऐसे ही हिट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मैं लोगों को सस्ती चीजें पसंद नहीं मैं आती। ये कह रही हूँ कि अगर जो भी एक्सपर्ट हैं वो अगर फ्री में एडवाइस देंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन। देखो बैक फ्लावर के थ्रू आपका मेंटल हेल्थ सॉल्व हो सकता है, बट अगर बहुत क्रॉनिक है, बहुत अक्यूट है, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि बैक फ्लावर का सहारा लो। गो फॉर होम्योपैथी, गो फॉर कन्वेंशनल, जैसे भी जितनी सिवियरिटी है उस हिसाब से। बट अगर हम उसको बड में ही कवर कर लेंगे, बड में कवर करने का, व्हेन ऋषि इज सेइंग बेस, सो ऋषि हाउ डू यू गो इनटू अनियन पील, देखा है प्याज होता है ना, तो प्याज के अंदर तक कैसे जाते हैं, छिलका उतारेंगे, फिर दूसरा पील, फिर तीसरा पील, तभी अंदर तक जा सकेंगे। तो बेस में जाने के लिए बाहर की परतें उतारनी ज़रूरी हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम। तो रिलेशनशिप का कैसा है, इट्स अ फास्ट पेस लाइफ, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, किसी के पास टाइम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऋषि ने मुझे बोला कि हमें कल चलना है घूमने के लिए मैडम, ये ऐसा करना है। मैंने इमीडिएटली बोल दिया नॉट पॉसिबल, कल तो मेरे पास टाइम नहीं है। सो ऋषि इज़ हर्ट, देयर इज़ अ स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, उसके पास टाइम है, फिर उसके पास टाइम होगा तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो हमारे पास क्या है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, कॉम्पिटिटिव बहुत है, और कंपटीशन किससे है, घर वालों से ज़्यादा होता है। स्पेशली मम्मी पापा से शिकायत रहती है कि आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो। कभी हम मजाक में भी बोल देते हैं ना, तो वो मजाक कहीं ना कहीं दिमाग में बचपन में घर किया हुआ है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आई है जब आपके मम्मी पापा ने, बड़ी बहन है, बड़ी बहन से ऐसे बात नहीं करते, बड़ी दीदी है उसको हाथ मत लगाओ, ठीक है, तो आपके मन में बैठ गया कि सब कुछ तो दीदी है, मेरे लिए तो कभी कुछ था नहीं। वो छोटेपन में एक छोटी सी चीज़ बढ़ कर गई, लेकिन वो बेस है, टच उधर करना है। वो जो बिटरनेस है सब कॉन्शियस लेवल पे, वो जो बिटरनेस है या वो जो हेट्रेड है, माइल्ड हेट्रेड या ग्रीड है, मैंने बताया था ना, वो सप्रेस हुए हुए हैं। बहन है, बहन से तो लड़ नहीं सकते, रिश्ते तो दुनिया के सामने दिखाने कि हम बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन घर से ही रिश्ते बिगड़ते हैं ज़्यादातर। सो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वॉइस इट आउट। आपको तकलीफ़ है, वॉइस इट आउट। रिलेशन को और ज़्यादा ख़राब करने से बेटर है, उसको सब कॉन्शियस लेवल पे दबाने से बेटर है, वॉइस आउट कर दो, मुझे आपसे ये प्रॉब्लम थी। हो सकता है बोले मुझे तो पता ही नहीं ऋषि कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम थी या तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी। तो सॉल्व एक ही तरीके से हो सकती है, बातचीत के तरीके से। और एक ईगो इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी रिलेशनशिप। अब होता कैसे, देखो ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है, बट एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जब पुराने टाइम में लड़कियों की शादी 17-18 साल में हो जाती थी, तो वो एक टाइम होता है डेवलप होने का, माइंड डेवलप होने का, सिचुएशन डेवलप होने का। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़, सही कह रहे हो आप। तो अब उसमें क्या, वो नए घर में एडजस्ट हो गई बहुत आराम से, वहाँ से उसको मैच्योर हो जाएगी तो अब उसको वहाँ से पढ़ाई करनी है या बच्चे संभाल, वो एडजस्ट हो गई अपनी वो लाइफ में। लेकिन अगर आप 25-26 साल की अब लड़की से बोलोगे कि वो नए घर में एडजस्ट हो, वो पूरे 25 साल वो ये सबसे पहले बोलेगी इतना पढ़ लिख के मेरे को ये एडजस्टमेंट, मैं मेरे में ठीक हूँ। एडजस्टमेंट दोनों को करना है, एडजस्टमेंट इज़ लाइफ, चेंज इज़ लाइफ। पर अगर आप ये सोचो कि मैंने MBA, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, मैंने MBA कर लिया, मैं फलाना उसमें ये काम करती हूँ, मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ, मेरे को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं एडजस्ट करते जाओ ना। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए अच्छी है। आप इतने रिजिड माइंड से आप अपना चलाओगे तो आप तो खुश रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि घर वाले भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं हो। तो बी सेल्फिश, आपको अपनी खुशी देखनी है, एडजस्ट कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ। अच्छा थोड़ा सा ये करने से ऐसे हो जाएगा, ठीक है हो जाने दो, क्या दिक्कत है। एज लॉन्ग एज इट इज़ हेल्पिंग यू, मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। योर रिलेशनशिप विल बी बेटर, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। आप घर से दुखी होकर सुबह निकलोगे तो प्रोफेशनली आप सारा दिन किसी न किसी पे चिड़चिड़ करोगे ही करोगे, और यहाँ से लेके घर जाओगे और घर जाते वो बच्चे कूदेंगे, आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालोगे। अंडरस्टैंड द फैक्ट
बच्चा सारे दिन से पापा को देखा नहीं, आया गोदी में आया, अरे यार 2 मिनट सांस लेने दो मुझे, आपने झटक दिया। वो बच्चा वीक है, आपके सामने छोटा है, वो पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाया है। ही हैज़ सप्रेस्ड, शी हैज़ सप्रेस्ड हर इमोशंस एंड यू आर, वो किस लिए आया है? या तो हक के लिए आया है, या कोई शिकायत, मम्मी ने आज ऐसा किया, या कोई शिकायत लेके स्कूल में मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसको मालूम है सिर्फ पापा ही सॉल्व कर सकते हैं। दैट कॉन्फिडेंस आपने उसका तोड़ दिया एक धक्का देके, राइट? when they needed you the most, you have thrown an example that you are not invited in my space. You have thrown an example to them कि suppress your emotions, जो भी है अपने आप डील करो. You are not invited in my space. Your frustration, your exhaustion तुमने बच्चे पे निकाला है. अब वो बच्चा किस mental health से बड़ा होगा वो सोचो. Okay, so in one case what we had done, वाइफ थोड़ी सबड्यूड थी, सारे सप्रेशंस उसके पास थे, शी वॉज हैप्पी गो लकी, हमको लगता था बहुत लकी वुमेन है, हमेशा जोवियल रहती है, शी इज़ लाइक ब्यूटीफुल, डेक्ड अप एवरी टाइम, और हमेशा पार्टीज़ के लिए। हाँ, तब हमें पता चला कि शी इज़ अ मास्क्ड वुमेन, उसके दुख दर्द बहुत सारे हैं विच इज़ बिहाइंड द डोर्स। कपल रिलेशंस क्या होते हैं हमें नहीं पता होता है, दूर से हमको सब अच्छा लगता है, बिकॉज शी इज़ लाइक एम्बेरस्ड टू शो हर मास्क कि अंदर उसके घर में क्या चल रहा है, कमरे के पीछे क्या चल रहा है। सो दिखने में तो बहुत विवेशियस, शी इज़ एन एग्रीमनी टाइप ऑफ काइंड ऑफ अ पर्सन. सो एग्रीमनी इज़ अल्फ़ाबेटिकली बैक फ्लावर्स फर्स्ट रेमेडी. सो ये एग्रीमनी कैसा है, एग्रीमॉन इज़ अ ग्रीक वर्ड बेसिकली. सो जो प्लांट होता है ना, प्लांट की सारी जो चीज़ें होती, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो लीव्स हों, चाहे वो फ्लावर्स हों, दे हेल्प अस हील. एंटायर प्लांट हेल्प अस हील. तो ट्रेडिशनली एग्रीमनी यूज़ होता था टायर्ड आइज़ के लिए. अंडरस्टैंड, टायर्ड आइज़ के लिए वो उसका पानी, उसके फ्लावर्स का पानी, स्टॉक का पानी यूज़ होता था ट्रेडिशनली. बट टायर्ड, दिस एग्रीमनी पर्सनैलिटी इज़ अ टायर्ड पर्सनैलिटी, इज़ अ नर्वस पर्सनैलिटी, इज़ अ मास पर्सनैलिटी. They don't like to be alone. They like to live in between people. They are very jovial. They are party players. और ये चीज़ कह सकते हैं कि बेसिकली वो रियल चीज़ों को हाइड कर रही है ये सब चीज़ें करके. हाँ, क्योंकि उसको शर्म है उस चेहरे से, उनको उस चेहरे से शर्म है, एम्बेरस्ड हैं अपनी सिचुएशन से. और they do not drink. These kind of a people, they do not drink and smoke for the kick, but to hide their worries. कई इंसान ऐसे होते हैं ना, मैं मेरी दुख दर्द भुलाने के लिए पी रहा हूँ, राइट? क्योंकि है ना, वो नींद चाहिए रात को जो मेरी सारे दुख दर्द मुझे भुला ले. दे आर दीज काइंड ऑफ अ पीपल. अब ये ऐसे काइंड ऑफ अ पीपल के पार्टनर्स जनरली क्या होते हैं, बीच नेचर के होते हैं, वाइन नेचर के होते हैं. डोमिनेट. घर में एक जना डोमिनेटिंग होता है, एक सबमिसिव होता है ना. जो सबमिसिव होता है वो हमें कमज़ोर लगता है, लेकिन हम नहीं सोचते वो सबसे ताकतवर है, रेजिलियंट है. दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद द सिचुएशन विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चाहे वो हाइड करके मास्क लगा के करे, क्योंकि जो बम्बार्डमेंट वाला है वो तो अपने आप चेस्ट पर जो भी है ना वो सब निकाल के फेंक दिया, थ्रो इट आउट ऑफ योर चेस्ट, यू जस्ट ब्लास्ट वट एवर इट इज़. आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट कंडेमिंग द बैड बिहेवियर ईयर. वो एक बैड बिहेवियर है, वो बात अलग है, लेकिन रिलेशनशिप अक्सर ऐसे होते हैं, एग्रीमनी, बीच या वाइन. डोमिनेटिंग होगा, बड़ करेगा, तो एक को तो अपने घर में नहीं सुना है, बहू तुम तो शांत रहो, वो चिल्ला रहा है जब. जनरली अक्सर ये सुना होगा, चुप तो हो गए लेकिन अंदर तो बॉयल कर रहा है ना, वो बॉयल कर रहा है सबकॉन्शियस लेवल पे. तो बोलना सीखो. बिहाइंड द डोर्स स्पीक टू योर हस्बैंड, स्पीक टू योर वाइफ, लेकिन वो निकलना नहीं चाहिए बच्चे के सामने. यू आर थ्रोइंग अ डिफरेंट मैसेज टू अ चाइल्ड. और ऐसे केसेस में क्या करे जब हस्बैंड सुनने को ही रेडी ना हो? देखो उसके लिए भी फिर मतलब नॉट जस्ट हस्बैंड, आपका पार्टनर सुनने के लिए रेडी ना हो. देखो कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं सुनने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान में कोई गड़बड़ है, तो हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है. व्हेन आई ऑलवेज से कि जब किड्स आर गोइंग थ्रू द फर्स्ट प्यूबर्टी, टेक देम फॉर द काउंसलिंग. हमारे यहाँ पे काउंसलिंग का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अभी माना भी जाता है. हाँ, नेगेटिव माना जाता है. आप कोई भी काउंसलर के पास जाएगा ना, छुप छुपाते हुए ही जाएगा, क्योंकि दुनिया से इसके ज़रूर कोई प्रॉब्लम है. जैसे मैं और ऋषि उस वक्त बात कर रहे थे, यू गिव मी रिस्पेक्ट, आई गिव यू रिस्पेक्ट, एंड ऑफ द टॉपिक, नो डिस्कशन.
सारा वर्बल कॉन्वर्सेशन हो गया, कहीं कोई बीच नहीं है, कहीं कोई एग्रीमनी नहीं है, क्योंकि मैंने भी बात करना सीख लिया। अगर मैं सप्रेस्ड हूँ और अगर ये बीच नेचर का है तो इसको भी धीरे धीरे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने प्यार से बात करना चालू कर दिया। लेट मी टेक द क्रेडिट दैट आई एम स्ट्रोंगर इन दिस केस, दैट इज इट। सो एवरीथिंग इज लाइक चेंज विद द टाइम, बी फ्लेक्सिबल इन योर माइंड, गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप। और काउंसलिंग मस्ट है, प्यूबर्टी पे काउंसलिंग विद पेरेंट्स। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज, गो एज अ कपल काउंसलिंग। फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा है, गो एज अ कपल काउंसलिंग, क्योंकि मैसिव चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं माँ के अंदर। और फिर तो तुम लोग, यार ये तो पहले अच्छी भली थी, आजकल ये फिट क्यों थ्रो करने लग गई है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट शी इज़ गोइंग टू लॉट ऑफ चेंजेस। द बेबी अंदर है, उसकी तो पूरी बॉडी चेंज हो चुकी सिस्टम ही है। पूरा चेंज हो गया है। So, a woman doesn't deliver a baby. Entire house is delivering a baby. Be with her. Be sympathetic with her. एक मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं चाहूँगा कि आप एड्रेस करो ऑडियंस के लिए। आजकल लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, और ये मैं देख रहा हूँ एक्चुअली। जैसे हम लोग आजकल डिवोर्सेस देख रहे हैं, वैसे मैं ये चीज़ें भी देख रहा हूँ कि ना लड़का शादी करना चाहता है, ना लड़कियाँ शादी करना चाहती हैं। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं की फ्रीडम के चक्कर में मुझे लगता है कि कह देते हैं कि ठीक है मत करो, या कोई बात नहीं। ऐसा वो आपने कहा ना कि बेस्ट टाइम टू मतलब एक लड़कों के लिए कि 18 to 27 इज़ द राइट एज टू बी अ फादर, है ना, क्योंकि उस टाइम में For both. ओके। तो वो एज फिर निकलता जा रहा है, पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो एज निकल रहा है। और फिर वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब आपकी वो शादी adjustment नहीं ही करना होती। चाहते। See, शादी नहीं करना, शादी नहीं होना, लेट एज में शादी करना, all boils down to your relationship in your childhood. Maximum of them. शादी नहीं हो रही है वो बात अलग है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है वो आजकल, I प्रॉब्लम guess। नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को क्या चाहिए, यार मुझे बंधना नहीं है, मुझे Freedom। फ्रीडम चाहिए। क्यों चाहिए? उन्होंने सारी ज़िंदगी मम्मी को घर में देखा है। आई विल टेल यू वन थिंग, रचित को, माय सन, उसको मन में एक बार आया था, आपको इतना सब आता था, आपने सिर्फ हमारे लिए घर में, और मैं बोल बोल के थक गई हूँ, दैट वाज माय चॉइस। देखो कई बार ऐसे भी दिमाग चलता है कि नहीं, अब मैं अगर शादी करूँगा तो वी विल बी बोथ विल बी वर्किंग, शी विल डू हर थिंग, आई विल डू माई थिंग। मतलब तुम एक घर में दो सेपरेट एंटिटी की तरह रहना चाहते हो, तो ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। फिर उसको कई बार बोलना पड़ता है, नो वी, अगर रहना है तो एक पार्टनर के साथ जो भी रह रहे हो, तो एक घर में दो एंटिटी नहीं रह सकते, एक होके रहना होगा। सो यू आर थ्रोइंग अ फाइन मैसेज टू द जनरेशंस कमिंग। और अगर तुम्हें नहीं बच्चे चाहिए, नहीं, वो बंधन हो जाता है, आप भी तो बंध गए थे। तो ये वो उसको अलग ही तरीके से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अभी भी कई लेडीज़ या जैसे बोलते हैं ना कि होता है कि मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी दे दी है, मुझे मिला क्या। बट इफ़ वी नो हाउ टू बैलेंस, एक ने बाहर जाके काम किया, प्रोवाइडर ऑफ द होम, मैंने पूरा घर संभाला, वो 24 आवर्स जॉब, आई टुक केयर ऑफ 3 individuals, the person is taking care of everything outside to provide, but I am taking care of। तो आप अपने काम को अगर कम समझोगे तो you are throwing a wrong message। आप अपने काम को कम मत समझो, जो भी इंसान कर रहा है वो अपना काम थॉरोली बराबर कर रहा है। बट इफ़ यू आर throwing a wrong message, your kids don't want to marry, your kids do But not मैम, want मुझे to। नहीं लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ नेगेटिव रहा हो मेरे पेरेंट्स के बीच में। सब कुछ अच्छा था, फिर मैं क्यों नहीं इंटरेस्टेड हूँ? सी मे बी बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट राइट गर्ल जो आपको दिमाग में सेट है, या यू आर टू मच इनटू योर प्रोफेशन। अगर थोड़ा टाइम निकलता ऋषि, तो शायद आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देते, अपनी फिजिकल लाइफ पे भी ध्यान देते। अभी तो उतना भी टाइम नहीं है कि आप अपनी फिजिकल लाइफ पे ध्यान दे सको, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे सको, राइट। एंड पहले कैसा, इट वॉज ईजी, पेरेंट्स ढूंढ लेते थे, कम्युनिटी में भी ढूंढ लेते थे। क्या मैटर करता था? मोस्ट यूज टू मैटर कि फैमिली अच्छी, फैमिली की मेंटल हेल्थ मैं ये आज भी अच्छी। मानता जेनेटिक डिस्पोजिशन आता है यहाँ से। अगर आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ उस फैमिली की अच्छी नहीं है, तो पहले के लोग शादी नहीं करते थे। पहले कैसा होता था, घर बिजनेस वालों का घर है, उनका बेटा ही बिजनेस में बैठता था, वो जनरेशन से चलता जाता था। नाउ किड्स, उनको लगता है कि नहीं, मैं आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मैं बिलीव नहीं करता इसमें। One thing, yes, I believe in both the things, but I say
अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अगर बच्चा वो चलाना चाह रहा है, यू टेक इट टू सम अदर लेवल, बट एक फैमिली कंटिन्यूटी तो है, एक जॉइंट फैमिली तो साथ में रह रही है, एक हेल्दी फैमिली तो साथ में रह रही है, उसको ब्रेक क्यों करना जो आपके हाथ में है? पापा ने दादा ने इतनी मेहनत करके मतलब नहीं, आपको और यहाँ तक लाके आपको दिया है, ये तो मतलब इसको आगे वही लेके वाली जाओ। बात होगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने हाँ, वाली बात हो गई। आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो नहीं, भाई आपको स्ट्रगल करना है। आपको अगर अपना कुछ करना है उसके अंदर से भी तो कर सकते हो, सकते हो। उसको चलाओ। वॉट एवर टाइम यू आर गोइंग टू वेस्ट इन सेटलिंग योर सेल्फ डाउन फॉर नेक्स्ट 7-8 years, यू रन दिस कंपनी वॉट एवर इज बीन खड़ी हुई है अपने बाप दादाओं से, और इसमें से आपको जो करना है वो करो, बट एटलीस्ट द होल फैमिली इज टुगेदर। फिर आपको जब ज़रूरत है पेरेंट्स को, यू आर ऑलवेज देयर विद देम। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हाँ, आपको कुछ करना है तो ठीक है, बच्चे बाहर भी जाएं, वो भी कनेक्शन आप बना के रख सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट देयर हैज़ टू बी एन ओपन माइंडेड रिलेशनशिप वेयर यू आर टॉकिंग टू एवरीवन। अगर आज आप बच्चे का स्कूल ढूंढने जा रहे हो तो सिर्फ माँ बाप को जाने की कहाँ ज़रूरत है, बच्चे को साथ में लेके जाओ। चार स्कूलें देख रहे हो, बच्चे को चारों दिखाओ, लेट द किड चूज द स्कूल, लेट द किड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग हिज थिंग। वहाँ से आप उसको सिखा रहे हो द कॉन्फिडेंस, वहाँ से सिखा रहे हो चूज योर ओन पाथ। हर चीज़ हमको स्पून फीड क्यों करनी है? जैसे अभी तक की बातों से ना कम्युनिकेशन एक टॉपिक निकला है, वैसे ही मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फैमिली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं Very तो इस चीज़ important. में एक फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं भी पीछे जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। it's very important for your calm and poised mind. A happy family is very important. तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जो बच्चे शादी नहीं करना चाह रहे या आगे कुछ फैमिली नहीं बनाना चाह रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करना चाहते। आई बिलीव कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलूँगी, एडवोकेट नहीं करूँगी कि शादी मत करो, साथ में रहो, या साथ में मत रहो, शादी करनी ज़रूरी, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट लाइफ पार्टनर ज़रूरी है। देयर शुड बी समवन यू कैन शेयर योर लाइफ, यू कैन शेयर योर ड्रीम्स, यू कैन और कुछ नहीं तो चल यार सुबह उठ के वॉक तो चले साथ में। सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट चीज़, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी नीड अटैचमेंट। डॉक्टर गेबर मैटे हैं, very beautifully he has put that for a good development of a human nature, attachment is must. और वो बचपन से अटैचमेंट आता है ना, तो करो ना शादी। और मैं तो कहती हूँ कि ये क्यों वेट करते हो, पहले मैं सेटल हो जाऊँ, पहले मैं इतना कमा लूँ, फिर मैं शादी करूँगा। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू समथिंग डिफरेंट टॉपिक। यू आर सेक्सुअली वेरी एक्टिव, both male and female are very sexually active from 16, 17, 18 to 26, 27. वो एज तो आपकी पढ़ने में निकल गई, काम करने में निकल गई। बाय द टाइम डीजेनरेशन ऑफ सेल्स हो रहा है, फिर आप शादी कर रहे हो, देन योर लाइफ इज सो ऑलरेडी स्ट्रेस, दोनों ही काम कर रहे हो, तो वो क्या, यू आर नॉट एबल टू मेक अ हैप्पी बेबी, यू आर नॉट एबल टू कंसीव ओनली। दोज काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ कैसे होते हैं, दे आर इरिटेबल, दे स्पीक फास्ट, they eat fast, their every behavior is very fast. तो उनको स्लो पेस वाले आदमी लोग बाग बिल्कुल पसंद नहीं है। दैट्स रीज़न दे गेट इरीटेटेड। सो ऑफिस में भी कैसा होता है, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अक्सर या तो डांटते रहेंगे या इरिटेट होएंगे अपने बिहेवियर से, या बोलेंगे यार तू छोड़ मैं ये कर दूंगा ये काम, बिकॉज दे डू नॉट लाइक स्लो पेस पीपल, दे आर दिस काइंड ऑफ अ पीपल। खाते भी जल्दी जल्दी हैं, बोलते भी जल्दी जल्दी हैं, वॉक कोई भी काम करेंगे जल्दी। सो दे आर बेसिकली एब्सेंट माइंडेड बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इम्पेटियंस प्लांट है ना, कभी उसको देखना, उसका जो पॉड होता है ना ऐसे मटर की तरह होता है, बट वो जब पॉड राइप हो जाता है ना, इट ब्लास्ट ओपन एंड इट थ्रोज अवे द सीड। सो इम्पेटियंस पर्सनैलिटी इज लाइक दैट, ब्लास्ट, एकदम ब्लास्ट हो जाएंगे, सडन एंगर होगा और फिजल आउट भी फटाफट हो जाएंगे। दे आर दीज काइंड ऑफ ए पीपल। तो ये देखो कि जो प्लांट है, इट डिनोट्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। द ब्यूटी इज दैट every plant is denoting itself in the personality. तो ये वो लोग होते हैं जो एंगर भी जल्दी होता है, फिजल आउट भी जल्दी हो जाएंगे। दे विल हैव कॉन्स्टिपेशन, दे विल हैव रैशेस, दीज आर द थिंग्स कमिंग आउट इन देयर पर्सनैलिटी फिजिकली। बट ये पर्सनैलिटी ऐसी होती है, रिलेशनशिप में भी यही है, इम्पेशेंटनेस ही तो है सबको। एवरीबडी हैज़ टू हैव द लास्ट वर्ड,
किसी को किसी की बात नहीं सुननी है, सबको सिर्फ बोलना है, बोलना है, बोलना है. सो हु इज़ द लिसनर? दैट इज़ इम्पेशेंटनेस. और कहते हैं अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा. दे आर ही हैज़ नेम्ड पेट नेम जो होते हैं ना, निक नेम्स, तो एंथुजियास्ट होते हैं ये. Impatience kind of a people, they are very brainy, they are genius, they are impatient, but at the name are very enthusiast. They are enthusiastic about everything. So that is again, ज़रूरी थोड़ी ना आपके enthusiasms को लेकर सब जने ऐसे ही हों. So every remedy has keywords. तो अभी आपको लग रहा है कि मैं impatience हूँ, आपको ये भी लगेगा कि मैं एग्रीमनी हूँ. थोड़े टाइम बाद आप बोलोगे मैं मैडम मेरे को लगता है मस्टर्ड भी हूँ, मैं मेरे में थोड़े जेंशन वाले ट्रेड भी हैं. दैट इज़ बिकॉज एक एक परत को खोल रहे हैं हम. बहुत सारे इमोशंस हैं जो पाइल्ड अप हैं, तो वो सारे इमोशंस अब आप अपने आप को सेल्फली देख पा रहे हो कि मेरे अंदर ये भी है, ये भी है. तो पर्सनालिटी रेमेडी तक बाद में पहुंचते पहले एक एक परत खोलनी पड़ती है. मैम आपने एक बात कही थी ना कि जब हम होम्योपैथिक में मेडिसिन देते हैं तो उसमें नाम या कोई टैग नहीं होता है. हाँ. तो ये मेरे को सब याद आ रहा था कि यार सही में ये जो हम लोग जाते थे पापा के साथ में स्कूटर पे बैठ के ना, तो बस हमारे को तो वो बॉल्स लगते थे मीठे, और खाने में भी मज़ा आता था. हाँ, हर चीज़ का एक पर्पस होता है. ये पर्पस होता है, क्योंकि उसमें अगर मैं आपको बता दूंगी कि मैंने आपको ये दिए, आप उस रेमेडी के मेंटल सिम्टम्स पे जाएंगे और फिर आप वापस सोचने लगेंगे मेरे को ये सब थोड़ी ना जो दे दी. और आधा टाइम है ना लोग बाग होम्योपैथी डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते हैं, एक तो वो मेडिसिन नहीं बताते हैं और स्लो प्रोसेस है क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है. हम हैं इम्पेटियंस, हमें चाहिए क्विक रिजल्ट. मैंने अभी ऋषि को यही बोला था, वॉट एवर यू आर टेकिंग यू कैन कंटिन्यू विद दैट, यू स्टार्ट टेकिंग दिस ऑल्सो. वो कहीं हिंडर नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे इसका बॉडी में असर आने लगे उसको हम टेपर कर सकते हैं, जिसका भी साइड इफेक्ट है. आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग, बट जो भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है उसको धीरे धीरे टेपर करने लगो. कब टेपर होने लगती? व्हेन यू आर एड्रेसिंग योर मेंटल हेल्थ और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी बॉडी पे और आपके वेल बीइंग पे, तो धीरे धीरे वो दवाइयाँ वैसे भी कम तो होएंगी ना, और दैट इज़ एन ऑटोमेटिक थिंग, कॉमन सेंस की बात है. सो दैट इज़ वेयर यू एड्रेस योर बॉडी, यू एड्रेस योर फिजिकल हेल्थ, यू एड्रेस योर मेंटल हेल्थ. मैम रिलेशनशिप को लेके ना आप कुछ अच्छे पॉइंट्स मेरे ऑडियंस के लिए कह दो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ये पूछने का पर्पस ही यही है कि लोगों की रिलेशनशिप ठीक हो. सो उसके लिए तो एक ही चीज़ है, हैव रेजिलियंस, नो ईगो हैसल्स, एंड यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर डे इन डे आउट. सो द बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली हैपन. अगर ईगो नहीं है और अगर कॉन्वर्सेशन प्रॉपर है, and there has to be equality in mind. और बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके. और मैं सच में ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मेरे मन में अभी भी एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं. मैं बहुत इसके अंदर मैं डीप और घुसना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं सुन रहा हूँ ना कुछ चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ. ऑल्दो मैं आप एज डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, बट आपके जो वर्ड्स हैं ना कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, मैं उसको समझ पा रहा हूँ. मैं क्योंकि वो मेरे भी एक्सपीरियंस है, मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस है, मेरे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस है. सो बोलते हैं ना, विथ एज यू एक्सपीरियंस मोर एंड दैट इज़ योर नॉलेज बेसिकली. और उनके पास जो खजाना है ना, वो जितना है वो हम इनबाइब भी नहीं कर पाएंगे विद दिस काइंड ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग.